हेलो स्टूडेंट्स, बीके कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है। हमने कहा था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ सर्विस कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एडॉप्ट करते हैं, जैसे यूनिट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के बारे में हमने इसके पहले वीडियो बनाया है। उसमें हमने आपको बताया था कि सर्विस प्रोवाइड करने वाली संस्थाएं, इन संस्थाओं में किसी सामान का प्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि सर्विस प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे हमने बताया था हॉस्पिटल में हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, कोई सामान बनाया नहीं जाता। वाटर सप्लाई करने वाली संस्थाएं, वो पानी बनाती नहीं है, पानी सप्लाई करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में लगी हुई संस्थाएं, जैसे रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, ये सामान और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं, सामान बनाती नहीं है। इस तरह से ढेर सारी सुविधाएं, कैंटीन, हॉस्टल्स, सिनेमा हॉल्स, सर्कस, इन सब में सामान बनाए नहीं जाते, बल्कि सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन ये जो पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, इसमें भी इनकी कॉस्ट आती है। इसीलिए ये सर्विस प्रोवाइड कराने के बदले में फीस चार्ज करते हैं। और फीस चार्ज कैसे करेंगे, फीस तय कैसे करेंगे, उसके लिए उन्हें पहले कॉस्ट ऑफ सर्विस निकालनी पड़ती है कि सर्विस प्रोवाइड करने में कंपनी की या संस्था की कॉस्ट क्या आएगी। जब वो कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं तो थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन रख करके वो कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करने की फीस तय करते हैं। तो प्रश्न है कि कॉस्ट ऑफ सर्विस कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मेथड लगाते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मीन्स ऐसी संस्थाएं जो किसी सामान का प्रोडक्शन नहीं करती, बल्कि सेवाएं प्रदान करती हैं। ऐसी संस्थाओं के कॉस्ट निकालने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है। अच्छा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूनिट की बात बताए थे। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूनिट क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आता है, सर्विस प्रोवाइड करने की टोटल कॉस्ट आती है, उसके छोटे छोटे यूनिट में उसे एलोकेट करते हैं। ये यूनिट, छोटा छोटा यूनिट में एलोकेट करने का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में 10 रूम हैं और उस हॉस्पिटल को चलाने में पूरा 1 महीने का खर्चा हम मान लें 30,000 रुपए, 50,000, 1,00,000 रुपए। हॉस्पिटल को चलाने का 1 महीने का खर्चा, हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी खर्चा 1,00,000 रुपए हम मान लें 1 महीने का। अब सोचिए उस हॉस्पिटल में कितने रूम हैं? 10 रूम हैं। जो 1,00,000 रुपए वो खर्च कर रहे हैं, वो इसी रूम के माध्यम से तो वसूलेंगे। जब रूम आके पेशेंट आके एडमिट होंगे तो उनसे हम रूम चार्ज लेंगे, प्लस डॉक्टर अपने कंसल्टेशन फीस लेगा। तो हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में रूम जो एडमिट होते हैं पेशेंट, उनका रूम चार्ज लगता है। अब सोचिए 1,00,000 रुपए का खर्चा, जब कोई पेशेंट आएगा तो क्या उससे कहेंगे 1,00,000 रुपए मुझे दीजिए? नहीं, वो तुरंत चल जाएगा। उसको 1 दिन रुकना है तो वो आपके पूरे 1 महीने का खर्चा क्यों दे दे? इसका मतलब हुआ 1,00,000 को अलग अलग यूनिट में बांटना। मतलब एक पेशेंट आएगा तो आपसे फैसिलिटी क्या लेगा? आपका रूम बुक करेगा। 1 दिन वो एडमिट है, 2 दिन एडमिट है, 3 दिन एडमिट है, 5 दिन एडमिट है। एक पेशेंट
5 दिन एडमिट है, एक पेशेंट एक रूम ले रहा है, 5 दिन तक रहा, तो रूम डे, यूनिट क्या बन गया, रूम डे, कितना रूम कितने दिन तक वो लिया था, उसी हिसाब से उसे हम चार्ज करेंगे। तो मानते हैं 30 दिन में अगर 10 रूम महीने में, 30 दिन में 10 रूम बुक रहा, तो 300 रूम डे आए, 300 रूम डे, एक दिन में 10 रूम, दूसरे दिन 10 रूम, 20 रूम डे हो गए, तीसरे दिन 10 रूम, 30 रूम डे, ऐसे 30 दिन में 300 रूम डे हो जाएंगे। तो अब 1 लाख रुपए का खर्चा इसी रूम डे में आपको बांट देना होगा, तब ये पता चलेगा एक दिन एक रूम का कितना चार्ज लिया जाए, प्रॉफिट भी उसी में जोड़ लीजिए। तो अब यूनिट रूम डे हो गया, मतलब जो कॉस्ट है किस भाग में बांटना है, किस छोटे छोटे पार्ट में बांटना है, वो रूम डे हो गया, वो यूनिट हो गया। अब हॉस्पिटल में तो हमने रूम डे बता दिया, लेकिन होटल में लोग खाना खाने जाएंगे, तो खाना खाने जाएंगे, जब खाना मांगेंगे तो कहेंगे खाने का रेट बताइए, तो कहेंगे 1000 रूम डे। वो खाना खाने जा रहे हैं, आप रूम डे से क्या मतलब है? ये हॉस्पिटल के लिए यूनिट था, होटल के लिए नहीं था। होटल में जो कोई खाना खाने जाएगा तो बताएंगे 200 रुपए प्लेट, उसका देखिए यूनिट चेंज हो गया, 200 रुपए प्लेट। तो उसमें खाने का प्लेट, खाने का जो रेट बता रहे हैं पर प्लेट बता रहे हैं। चाय पीने जाएंगे तो पर कप बताएंगे। यूनिट का मतलब हो गया कि जो आपकी कॉस्ट है वो छोटे छोटे किस यूनिट में बांटा जाए, उसी एक एक यूनिट को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट यूनिट कहते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूनिट कहते हैं। और इसको भी हम लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि अलग अलग बिजनेस में यूनिट क्या होता है। आज के वीडियो में हम आपको बता रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस की कल चर्चा किए थे, 2 तरह के होते हैं। देखिए ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस की बात हम कर रहे थे, हम चैप्टर बता रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इसमें ढेर सारे बिजनेस, ढेर सारी सर्विसेज, तो हम इसमें ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस की बात कर रहे थे कल भी, आज थोड़ा सा बाकी है, उसको देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कराने वाली संस्थाएं 2 तरह की होती हैं। एक होता है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, जो सामान एक स्थान पे दूसरे स्थान पे पहुंचाती हैं। एक होता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, जो यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। जैसे रोडवेज में आप जानते हैं, आप यात्रा करते हैं, रेलवे में यात्रा करते हैं, एयरवेज में यात्रा करते हैं। तो हम आज कल बताए थे गुड्स, इसके पहले वाले वीडियो बताए थे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, आज बताएंगे आपको, इस वीडियो में बताएंगे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस का जो यूनिट होता है ये पैसेंजर किलोमीटर होता है, पैसेंजर किलोमीटर होता है। और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में हमने आपको बताया था टन किलोमीटर होता है। कल आपको इसके पहले वीडियो में टन किलोमीटर कैसे कैलकुलेट करना है वो बताए थे, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, कमर्शियल टन किलोमीटर। आज बताएंगे आप हम पैसेंजर किलोमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे। पैसेंजर किलोमीटर का मतलब होता है, पैसेंजर किलोमीटर, एक पैसेंजर 1 किलोमीटर यात्रा कर ले उसी को कहा जाता है एक पैसेंजर किलोमीटर। When one passenger travels 1 किलोमीटर, एक पैसेंजर 1 किलोमीटर यात्रा करे तो 1 पैसेंजर इज इक्वल टू 1 पैसेंजर किलोमीटर।
यही एक यूनिट हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति 2 किलोमीटर यात्रा कर ले तो 2 पैसेंजर किलोमीटर। मान लीजिए बस में 30 लोग बैठे हैं और बस 1 किलोमीटर गई, तो 1-1 किलोमीटर 300 लोग चले तो वो 30 पैसेंजर किलोमीटर हो गया। वही 30 लोग बस 2 किलोमीटर लेकर चली जाए तो 30 लोग 2-2 किलोमीटर यात्रा किए, 60 पैसेंजर किलोमीटर हो गया। 60 पैसेंजर किलोमीटर, 30 पैसेंजर 2-2 किलोमीटर 60 हो गया, 60 पैसेंजर किलोमीटर। वही 30 पैसेंजर 100 किलोमीटर यात्रा कर ले तो 30 × 100 3000 पैसेंजर किलोमीटर हो गया। तो पैसेंजर किलोमीटर का मतलब समझ में आया। लेकिन किसी बिजनेस में एक महीने में, एक हफ्ते में कॉस्ट देखते हैं कितनी कॉस्ट आई, उसका पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करना थोड़ा सा टेक्निकल होता है। इसको आप ऐसे समझेंगे, पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करने का फार्मूला, डिस्टेंस मतलब जो गाड़ी है एक शहर से दूसरे शहर जा रही होगी तो उसके बीच की दूरी होगी 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। वो डिस्टेंस जहां से गाड़ी जा रही है, जहां तक जाती है, उसके बीच का डिस्टेंस इंटू 2 क्यों कराते हैं? क्योंकि अगर बस एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है तो लौट के भी तो आएगी। अगर ए से बी के बीच में बस रन करती है और ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है तो एक बार बस जाएगी, एक बार आएगी, तो सीधी सी बात है 200 किलोमीटर हो गया। डिस्टेंस 100 है लेकिन आना जाना मिला करके 200 हो गया, इंटू 2, डिस्टेंस इंटू 2 इंटू ट्रिप पर डे, ट्रिप पर डे। ये तो हम डिस्टेंस मान लीजिए 100 किलोमीटर है, 2 से मल्टीप्लाई कराए 200 किलोमीटर हो गया। एक ट्रिप अगर बस चले तो एक ट्रिप मीन्स होता है बस गई फिर आ गई। एक ट्रिप मतलब आना जाना, एक चक्कर लगाना। मान लीजिए दिन भर में बस 3 ट्रिप लगा देती है तो भी 200 किलोमीटर थोड़ी होगा, तब तो 600 किलोमीटर हो जाएगा ना। एक ट्रिप में 200 किलोमीटर हो रहा है तो इंटू ट्रिप पर डे, ट्रिप पर डे, एक दिन में कितना ट्रिप बस चलती है, फिर इंटू नंबर ऑफ डेज। अब आप एक महीने का देख रहे हैं, ये तो आपने अभी तक एक दिन का निकाला है। अगर महीने का देख रहे हैं तो महीने में 30 दिन बस चलती है कि 25 दिन चलती है कि 24 दिन चलती है, तो इंटू डेज अगर एक महीना माने हैं तो। अगर एक हफ्ते का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एक हफ्ते में जितने दिन होते हो, जितने दिन बस चलती हो, इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ बसेस, नंबर ऑफ बसेस। ये क्या है? हमारा बिजनेस है ना ट्रांसपोर्टेशन का। हमारे पास एक ही बिजनेस, एक ही बस थोड़े ना है। 2 बस होंगी, 3 बस होंगी, 10 बस होंगी। ये तो अभी तक हम एक महीने के एक बस की कैलकुलेशन कराए हैं जो ए टू बी ट्रैवल करती हैं, ए शहर से बी शहर के बीच में यात्रा करती हैं। ऐसे जितनी भी बसें होंगी नंबर ऑफ बसेस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल बस का आ जाएगा। अब ये आया टोटल किलोमीटर, याद रखिएगा अभी पैसेंजर किलोमीटर नहीं आया, अभी तो हम किलोमीटर निकाल रहे हैं कि हमारी टोटल 10 बस, महीने में 25 दिन, पर डे 3-3 ट्रिप चली हैं, तो महीने में कुल कितना किलोमीटर सारी बस मिला करके कुल कितना किलोमीटर गाड़ी चली है। अभी तक हम क्या निकाले हैं? किलोमीटर। लेकिन हमें किलोमीटर नहीं देखना है, पैसेंजर किलोमीटर देखना है। तो अब आपको देखना है हमारी बस में सीटिंग कैपेसिटी कितना है। हमारी बस में कैपेसिटी देखनी है, हमारे बस में कितने लोग बैठते हैं। हमारे बस में 60 सीट है, बस में 60 लोग यात्रा कर सकते हैं तो 60। लेकिन फिर आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इतना किलोमीटर
60 लोग बस में बैठ के यात्रा करें, पैसेंजर किलोमीटर आ गया। लेकिन क्या बस हमेशा 60 सीट फुल लेकर के ही चलती है? नहीं, खाली भी होता है। कभी कभी ओवरलोड भी हो सकता है, कुछ पैसेंजर स्टैंडिंग में जाएं। कभी कभी बस ज्यादा खाली होगी, कभी कभी कम खाली होगी, कभी कभी आधी रहेगी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि बस में केवल 10 ही यात्री बैठे हों, पैसेंजर बैठे हों। तो आप ऑन एवरेज निकालते हैं कि कितना परसेंट कैपेसिटी यूज होता है बस में। याद रखिएगा, एवरेज कितना परसेंट यूज होता है इनटू एवरेज कैपेसिटी यूज। एवरेज कैपेसिटी यूज मतलब बस में 80% सीट भरी रहती है, जबकि मान लीजिए 60 सीट है, 80% मीन्स 48 पैसेंजर यात्रा करते हैं। ये रूल नहीं है, आप कभी चेक करेंगे तो कभी 60 में 60 सीट भरी रहेगी, कभी 55 भरी रहेगी, कभी 50 भरी रहेगी, कभी 48 भरी रहेगी, कभी 40 लोग ही रहेंगे, कभी कभी 30 लोग ही रहेंगे। मतलब ये तो हम एवरेज बता दिए। एवरेज 80%, 70%, 50% वो आप अपना बिजनेस देख करके समझेंगे। हमारी बस में लगभग कितने परसेंट कैपेसिटी के यात्रा लोग करते हैं, तो हम मान लेते हैं एवरेज कैपेसिटी यूज। तो 60 लोग बैठ सकते हैं, तो हमेशा 60 से मल्टीप्लाई कराना ठीक नहीं है, क्योंकि हमेशा 60 लोग बस में भरे ही रहें ये कोई जरूरी नहीं है। जितनी कैपेसिटी यूज होती है मल्टीप्लाई कराते हैं, तब ये आपका इतना कैलकुलेशन करने के बाद आता है पैसेंजर किलोमीटर। एक सर्टेन पीरियड में, एक महीने में या एक हफ्ते में या एक साल में कितने पैसेंजर किलोमीटर बस चली है। अब आप ध्यान देते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है डिस्टेंस 150 किलोमीटर। एक शहर से दूसरे शहर के बीच में, जिसके बीच में बस चलती है, उसके बीच का डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। नंबर ऑफ ट्रिप, एक एक बस 2 ट्रिप लगाती है, 2 ट्रिप पर डे। हमारे यहां कुल 10 बसें हैं, 10 बस। महीने में 24 दिन बस चलती है, तो कुल महीने में इतना किलोमीटर हो जाएगा इससे। और कैपेसिटी 60 किलोमीटर, कैपेसिटी 60 पैसेंजर। और नॉर्मल यूजेज, नॉर्मल मतलब एवरेज यूजेज कितना है, मान लेते हैं 75%। मतलब हमेशा 60 पैसेंजर बैठे ही नहीं रहते बस में, कुछ खाली भी रहती है। 75% मान लीजिए यात्रा करते हैं। तो अब आप, ये एग्जांपल है, आप इसका सॉल्यूशन निकालिए पैसेंजर किलोमीटर का। सॉल्यूशन, पैसेंजर किलोमीटर इज इक्वल टू 150 किलोमीटर जाना, 150 किलोमीटर आना। एक ट्रिप में 300 किलोमीटर हो गया। पर डे 2 ट्रिप गाड़ी चलती है, तो पर डे 600 किलोमीटर हो गया। ऐसे ही कुल 24 दिन गाड़ी चली है, इंटू 24, एक बस हुआ। ऐसे ही कुल हमारे पास 10 बस हैं, महीने में 10 बसें मिलाकर के इतना किलोमीटर चली है। और कितने पैसेंजर यात्रा किए हैं, हर बार 60 इंटू 75%, मतलब 60 पैसेंजर बैठ सकते हैं, लेकिन हमेशा भरी नहीं रहती, ऑन एवरेज ले लिया जाए 75%, 70 या 75 या 80% ऐसे ही कुछ, ठीक है ना। तो इतने पैसेंजर यात्रा करते हैं, इन सब को आप कैलकुलेट कर लें तो महीने में कुल कितने पैसेंजर किलोमीटर अवेलेबल होंगे ये मिल जाएगा। तो आप देखेंगे 150
इंटू 2 इंटू 2 इंटू 24 इंटू 10, तो ये तो आ गया 1,44,000 किलोमीटर। और बस में इतने कैपेसिटी यात्रा करते हैं इंटू 60 इंटू 75%, तो आ जाएगा 64,80,000 पैसेंजर किलोमीटर। अब देखिए, 10 बस एक महीने में इतने पैसेंजर किलोमीटर ढोए हैं, और 10 बस का एक महीने का खर्चा हम मान लेते हैं 20 लाख रुपए। 10 बस चलाने में महीने भर का डीजल जलेगा, ड्राइवर सैलरी, क्लीनर सैलरी, बस का डिप्रिसिएशन, बस का इंश्योरेंस, सारे खर्चे मिला के, गैराज, बस की सर्विसिंग होती रहती है, सारे खर्चे, प्लस आपके ऑफिस के स्टाफ की सैलरी, मैनेजर की सैलरी, सारा कुछ खर्चा जोड़ करके महीने में हम मान लेते हैं 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए खर्च हुआ। 30 लाख रुपए, ये तो हमने बताया इतना पैसेंजर किलोमीटर हुए। अब आप मान लीजिए टोटल एक्सपेंसेस पर मंथ मान लेते हैं 30 लाख रुपए। तो अब आप सोचिए 30 लाख रुपए खर्च हुआ है और कितने पैसेंजर यात्रा किए हैं पैसेंजर किलोमीटर, 64,80,000। तो 30 लाख को आप डिवाइड करा देंगे 64,80,000, तो आएगा ये 0.46 कॉस्ट आया। तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आ गया 64,80,000 डिवाइडेड बाई 30 लाख इज इक्वल टू 0.46 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 4629 ऐसे करके आ रहा है। तो इसका मतलब आप क्या अर्थ निकाले, अब ये समझिए। इसका मतलब ऑन एवरेज ये हुआ कि अगर यात्री बस पे बैठ जाए 1 किलोमीटर चले जाएं, एक यात्री बस पे बैठे 1 किलोमीटर चले जाए, ऑन एवरेज बता रहे हैं, तो 46 पैसे खर्च आएंगे। तो अब आप कुछ तो प्रॉफिट भी चाहते हैं, 20%, 30%, 15%, 10% आप अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन तय किए होंगे, 20% प्रॉफिट चाहते हैं, तो इतना तो कॉस्ट आ रहा है, प्रॉफिट जोड़ लें, मान लेते हैं प्लस 20%, 20% कर दें तो आ जाएगा 0.55 पर पैसेंजर किलोमीटर। मतलब अगर प्रॉफिट हम 20% जोड़ लें तो 0.55 पर पैसेंजर किलोमीटर, पर पैसेंजर किलोमीटर, यही आपको भाड़ा तय करना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, अब समझिएगा। अब एक यात्री यहां से बैठा लखनऊ गया 150 किलोमीटर, तो उससे कितना भाड़ा लिया जाए आप सोचिएगा। एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का भाड़ा इतना रुपए हुआ है 0.55, 55 पैसे, तो 150 किलोमीटर एक यात्री जाएगा इंटू 150, तो उससे 83 रुपए भाड़ा ले लिया जाए। अगर 83, अगर वो लखनऊ जा रहा है तो मान लीजिए और दूर जाता है, कानपुर चला जाए 200 किलोमीटर, तो इसी को आप 200 से मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 0.55 इंटू 200 कर लीजिए, तो उससे 110 रुपए भाड़ा ले लीजिए। अगर दिल्ली चला जाए 500 किलोमीटर तो 0.55 इंटू 500 किलोमीटर मान लेते हैं, तो दिल्ली का भाड़ा 275। मतलब ये तो हम जो कैलकुलेशन कराए हैं ये कॉस्ट और ज्यादा आएगी, ये इसलिए तब लग रहा, नहीं तो 250 रुपए में आप दिल्ली यात्रा करके आए, ऐसा नहीं है। मतलब जो कॉस्ट आई है
उसमें हम प्रॉफिट मार्जिन जोड़ करके एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का हमने बताया है ये। अब पैसेंजर कितनी दूर जा रहा है, इस स्टेशन से उस स्टेशन के बीच की दूरी क्या है, उस हिसाब से किराया तय किया जाता है। तो ये था पैसेंजर सर्विस, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में लगी हुई जो संस्थाएं हैं, कंपनियां हैं, जो भी एजेंसीज लगी हुई हैं, वो ऐसे ही अपने 1 महीने का 1 साल का कॉस्ट निकालती हैं और ये लगाती हैं कि कितना यूनिट पैसेंजर किलोमीटर यात्रा करते हैं, फिर कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं तो पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट आ जाती है। फिर आप उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लेते हैं तो ये भाड़ा तय हो जाता है एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का। तो आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में आपको ये फोकस करना है पैसेंजर किलोमीटर। ये तो हमने एक्स्ट्रा बता दी, पैसेंजर किलोमीटर कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, एक निश्चित समय में कितने पैसेंजर कितनी किलोमीटर यात्रा किए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में चली हुई संस्थाओं के यूनिट कैसे निकालेंगे, पैसेंजर किलोमीटर। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के काम में लगी हुई संस्थाएं, कंपनियां, वो टन किलोमीटर कैसे निकालती हैं। तो ये दोनों टॉपिक, टन किलोमीटर, चाहे वो कमर्शियल टन किलोमीटर हो चाहे एब्सोल्यूट टन किलोमीटर है, इसके पहले वीडियो में बताए थे। और ये पैसेंजर किलोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में लगभग आता है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।